नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत। देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत और 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। और इस मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार की कई बड़ी तैयारी यही है कि जो पिछले बार के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने जिन बिलों को पास नहीं करा पाई थी, उस बिल को एक बार फिर से इस मॉनसून सत्र में लाने की तैयारी केंद्र सरकार। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पिछले बार 1/3 का आंकड़ा बहुमत, जब भारतीय जनता पार्टी की वाली सरकार जब बहुमत नहीं ला पाई, बिल को पास नहीं करा पाई, तो इस बार ऐसा क्या गणित जोड़ हो गया कि इस बार उस बिल को लाकर वो बिल पास करा पाए। दरअसल इस बार के मॉनसून सत्र में जो गणित है वो बिगड़ा है, बल्कि विपक्ष का बिगड़ा, सत्ता पक्ष का बिगड़ा। इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के पाले में कई पार्टियों के जो सांसद है वो शामिल हुए। कोई बीजेपी में शामिल हुए तो कोई बीजेपी के ही सहयोगी दल में शामिल। टीएमसी का गुट टूटा है, शिवसेना उद्धव गुट जो है वो टूटे हैं। इसको लेकर जो गणित है वो बिगड़ा है। जो कयास लगाए जा रहे हैं, पहले उन बिलों की मैं चर्चा करता हूं कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो है केंद्र सरकार ला सकती। पहला जो है, क्योंकि जो पिछले बार भी जो बिल है उसको दोहरा सकते, साथ ही साथ कई नए बिल भी ला सकते। इसमें पहला है डिलिमिटेशन बिल। इस बिल के तहत यदि डिलिमिटेशन बिल पेश होता है तो यह मौजूदा राजनीतिक माहौल का सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस बार 2/3 का बहुमत का आंकड़ा कैसे हासिल कर पाती है और इस बिल को कैसे पास करती है। वहीं दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है, जो पिछले बार के बजट सत्र में केंद्र सरकार बीजेपी जो है पास नहीं करा पाई, तो वो महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ऐसे तो इस बिल को 2023 में ही पास करा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से नए सिरे से पिछले बार केंद्र सरकार ने इस बिल को लाने का प्रयास किया था। इस बिल के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें कई क्लॉज लगाए गए थे जो 2023 के बिल में था कि जो नए सिरे से जब जनगणना होगी, उसके बाद जब जनगणना पूरी हो जाएगी, उसके बाद बढ़ी हुई सीटों के आधार पर वो महिला आरक्षण वाला से पूरा ही हटा दो, महिला आरक्षण से पूरा हटा के नए सिरे। दूसरा बिल है महिला आरक्षण बिल, यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ऐसे तो इस बिल को 2023 में ही केंद्र सरकार ने पास करा लिया था, पारित हो गई, लेकिन इसमें क्या क्लॉज लगाया गया। इस बार बीजेपी नए सिरे से पिछले बार के बजट सत्र में इसको लाया था कि जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद ही महिला आरक्षण, जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना, उसका लाभ मिलेगा। और जो 2023 में जो बिल पास हुई थी, उस बिल में यह प्रावधान था कि 2029 के चुनाव में जो भी सीटें रहेंगी, उन सीटों के 33% जो भागीदारी होगी महिलाओं की। बहरहाल उसमें बदलाव करते हुए जनगणना के बाद, यानी उसमें जनगणना एड ऑन के साथ केंद्र सरकार इस महिला आरक्षण बिल को नए सिरे से लाने। तीसरा जो विस्फोटक बिल है वो परिसीमन विधेयक है। इसके तहत देश भर में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। इसको लेकर साउथ के राज्यों में विरोधाभास। साउथ के राज्यों का कहना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में पॉपुलेशन साउथ की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हमारा उसके आधार पर, उनकी अपेक्षा के आधार पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे में पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। इसको लेकर विरोधाभास है, ये बिल को ला सकती है जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है। इसको लेकर भी विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन के ही पाले के कई दलों में अलग अलग राय, कई नेताओं के अलग अलग राय। इसको लेकर जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगुवाई में कमेटी भी बनी है अध्यक्ष का, जो कमेटी एक देश एक चुनाव को लेकर जो है सभी राजनीतिक दलों की राय भी ली गई। फिर सारा कुछ जो है डाटा कलेक्ट उन्होंने किया और वैज्ञानिक इस पर एक रिपोर्ट भी सौंपी कि अगर एक देश एक चुनाव अगर होता है तो करोड़ों अरबों रुपये बचाए जा सकते, देश की संपत्ति बचाई जा सकती, फिजूल खर्च से बचा जा सकता। इस बिल को भी केंद्र सरकार इस मॉनसून सत्र में ला सकती है। इस बिल की चर्चा है। इसके साथ ही साथ और कई संशोधन जो है बिल, अधिनियम जो है केंद्र सरकार ला सकती है। जैसे विदेशी चंदा पर कंट्रोल करने के लिए कि विदेशी चंदा कैसे मिलेगा, कैसे आप खर्च करेंगे, इसको लेकर
वंदे मातरम जो है उस पर जो है अपराध के तौर पर उसको देखा जा सकता है, अगर उसका अपमान करते हैं तो। ऐसे साथ ही साथ 130वां संशोधन जो है कि प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, अगर 30 दिनों तक वो जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं उनकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल इस मॉनसून सत्र में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस बिल की चर्चा है वो परिसीमन है और महिला आरक्षण बिल। अब इसको लेकर आप सोच रहे हैं बीजेपी के पास, एनडीए के पास वो बहुमत कहां है? दरअसल उस बहुमत के गणित को आपको हम समझाते हैं कि आखिर केंद्र सरकार कैसे बजट सत्र और मॉनसून सत्र इस दौरान ये जो गैप रहा, इस गैप में कैसे वो जो बहुमत जो केंद्र सरकार के पास नहीं था और उसको बहुमत के फासले को कैसे तय कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस गणित को आपको हम समझाते। लोकसभा में फिलहाल 540 सांसदों की संख्या है। ऐसे में 1/3 जो संख्या होती है वो 360 सांसद, यानी भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों बिल को, जो महिला आरक्षण बिल है और एक देश एक चुनाव, साथ ही साथ जो परिसीमन का बिल, इन बिल को 1/3 के आंकड़े से जो है सरकार को पास करना है। इनके लिए 360 विधायकों सांसदों की मंजूरी चाहिए। एनडीए के पास वर्तमान में 298 सांसद, कितने हैं? 298। इस गणित को जोड़िएगा। टीएमसी के बागी जो है वो उनकी संख्या 20 सांसद है। उद्धव ठाकरे से जो बागी होकर जो शिवसेना के सांसद है उनकी संख्या 6। तो टीएमसी और शिवसेना के बागी सांसदों के गुट को अगर आप जोड़ते हैं तो यह आंकड़ा 324 पहुंच जाता है, यानी अब भी बहुमत के आंकड़े से दूर है। लेकिन शरद पवार, डीएमके के 22 सांसद, इनकी भी सहमति है परिसीमन को लेकर। केंद्र सरकार में जो है कई बिल को लेकर इनका समर्थन मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए। तो ऐसे में इनके जो आंकड़े को अगर आप जोड़ेंगे तो 354 हो जाएगी, यानी अब भी 6 सांसद की कमी। अब 6 सांसद अब बताते कि कैसे आए और इसका झारखंड से क्या सरोकार है वो भी हम आपको बताएं। दरअसल वो 6 सांसद होंगे क्षेत्रीय दलों, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सांसद शामिल होंगे, क्योंकि हाल के दिनों में ही सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद ने कहा कि वाकई में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, सीटें बढ़नी चाहिए। यानी कि सांसद जो है उनमें इस बात की चर्चा हुई है कि जब भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार जब इस बिल को लाए तो इसका समर्थन करना है। यानी कि झारखंड से ही जो जानकारियां कि लगभग 3 जो सांसद है जो गैर एनडीए दल के, वो इस बिल का समर्थन करते हैं। एक नलिन सोरेन का नाम है, एक जोबा मांझी का नाम है, एक विजय हांसदा। ये तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद, ये तीनों जो है इस बिल का समर्थन कर सकते, यानी झारखंड से ही वो 6 में से 3 सांसद हो सकते हैं। अब बचे 3 सांसद, तो बाकी इतने बड़े देश में बाकी क्षेत्रीय पार्टियों से 3 बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी तो जुगाड़ कर ही सकती है। तो इस तरीके से 1/3 जो बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना सकती है, और इसी के बूते जो है केंद्र सरकार ये तैयारी कर चुकी है कि इन बिल को पास कराने, चाहे वो परिसीमन हो, एक देश एक कानून हो, ऐसे नारी शक्ति अधिनियम हो, इन तमाम बिलों को केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है। और इसके लिए इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय सहयोगी दल है उनके साथ संपर्क पहले से साधा जा चुका है। इस दौरान लगभग पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी में, और इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण आपको झारखंड की सियासत में दिखेगा कि झारखंड की सियासत में भारतीय जनता पार्टी कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखी हुई। राज्यसभा चुनाव बीते दिनों जो झारखंड में हुए उस दौरान भी आपने देखा कि बहुमत होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के दूसरे जो प्रत्याशी थे उनको चुनाव में हार मिली, प्रणव झा, और बहुमत से दूर होने के बाद भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत मिली। तो ऐसे बहुमत जो है वो सिर्फ मॉनसून सत्र के में अचानक से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने उस हार के बाद जो बजट सत्र था अप्रैल महीने में, उस बजट सत्र के बाद से उस हार को जीत में बदलने की कोशिश लगातार जारी है। और उसी का परिणाम है कि 360 के उस जादुई आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छूती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि फिर से इस मॉनसून सत्र में
उन विधेयकों को, उन बिलों को भारतीय जनता पार्टी लाने का मन बना चुकी है, जिस बिल को पिछले बार के बजट सत्र में सरकार जो है पास नहीं करा पाई। बहरहाल यही जोड़ गणित का खेल है जिसके तहत 360 का जादुई आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है वो इस बिल को पास कराने में सफल होगा। बहरहाल ये देखना होगा कि इस बार के मॉनसून सत्र में इतने में से कौन से विधेयकों को भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार लाती है और कौन कौन से क्षेत्रीय दल जो 360 का आंकड़ा है उसमें कौन कौन से जो क्षेत्रीय दल है उनका समर्थन करते हैं और कौन इसके विरोध में रहता है। बहरहाल आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है।